हेलो हेलो बच्चे, मैं सेल्फ केमिस्ट्री वाला, आपका सर, आपका मेंटर, आपका केमिस्ट्री वाला। हाँ, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले करेंगे। हाँ, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्चुअली बहुत सारे बच्चों के डिमांड आ रहे हैं, तो इसीलिए उसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड सेगमेंट दे रखा है, ये थर्ड सेगमेंट की बात करते हैं। और इस सेगमेंट में आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, एक्चुअली वो अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स into ions in aqueous or molten media in presence of electricity. In presence of electricity. ठीक है, known as electrolysis, known as इलेक्ट्रोलिसिस। कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस एग्जैक्टली होता क्या है कि यदि आप डिसोसिएशन देखें इलेक्ट्रोलाइट के, तो इलेक्ट्रोलाइट जो टूटता है किस में? आयंस में। किस में? एक्वस मीडियम में, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। और इस टाइप के सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। and such types of cell is known as electrolytic cell। ठीक है बच्चे? ठीक। अब क्या है ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, electrolysis was given by Faraday। किसने दिया है इसको? Faraday। ठीक है, और उसने लॉ भी दिया है उसके साथ साथ। ठीक है ना? एक्चुअली क्या था, ये जो Faraday ने जो दिया हुआ है, ये एक्चुअली उस टाइम के लिए एप्लीकेबल था जब हम लोग मेटलर्जी यूज कर रहे हैं। मतलब अपन क्या करते हैं? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स के लिए मेनली ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस वाज गिवन बाय Faraday। समझ में आया? किसके लिए, किसने दिया था? Faraday ने दिया था। ठीक है, और किसके लिए यूज किया हमने? मेटलर्जी के लिए मेनली यूज करते हैं। कहते हैं देयर हैव बीन टू लॉज, ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दो लॉज है किसके बच्चे? इलेक्ट्रोलिसिस के। फर्स्ट है Faraday फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, Faraday's फर्स्ट लॉ। और सेकंड को क्या बोलते हैं? Faraday's सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, Faraday's सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है बच्चे, तो अपन डिस्कस करेंगे दोनों लॉ को, आप लोग लिख जाइए। और हाँ, यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें क्यों, और साथ के साथ अपने दोस्तों को भी प्रेफर करें और बताएं कि केमिस्ट्री वाला कैसा पढ़ा रहा है। ठीक है बच्चे, चलिए तो अपन डिस्कस करते हैं आगे की बात। हाँ, तो हम लोग डिस्कस करेंगे Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब Faraday फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है बच्चे? ये देखिए। अच्छा, मैंने कुछ बातें कराई यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस में दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और दूसरी बात करेंगे मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म इज टोटली डिफरेंट पार्ट। नाउ वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल फॉर्म्स ऑफ द Faraday's। फर्स्ट वन, Faraday फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। Faraday's फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। Faraday फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
liberated or deposited, liberated or deposited at any electrodes. It is not necessary कि सिर्फ कैथोड पे हो रहा है या एनोड पे हो रहा है, किसी पे. तो the amount of substance liberated or deposited at any electrodes is directly proportional to the flow of electric charge. ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल सी बात है. ठीक है बच्चे, ये और आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं. हाँ, तो और ये नहीं कि ऐसे ही बस हवा में फेंक देना, ऐसा नहीं बच्चे, इसको पढ़ना पड़ेगा, बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना. हाँ, तो देखिए, तो अपन बात क्या कर रहे हैं कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q. ठीक है, इसको अपन मैथमेटिकल फॉर्म लिखे, तो क्या होएगा, m इज इक्वल टू zq. क्या लिख रहे हैं, m इज इक्वल टू zq. जहां पे m क्या है बच्चे, दिस इज अमाउंट लिबरेटेड और डिपॉजिटेड, अमाउंट liberated और deposited. ठीक है, और Z क्या है, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. इसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ठीक है, और Q क्या है यहाँ पे, चार्ज. तो कभी कभी बच्चे ऐसा भी दिया होगा Q इज इक्वल टू IT होता है, Q इज इक्वल टू NE होता है. कभी इलेक्ट्रॉन के टर्म में पूछ ले आपको, या कभी कभी हाँ IT के फॉर्म में पूछ ले. तो इसी को अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऐसे और भी एक्सप्रेस कैसे करेंगे, सिंपलीफाई फॉर्म में, जहां ZQ लिखा हुआ है Z इंटू IT भी लिख सकते हैं. तो M इज इक्वल टू ZIT भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब अपन Z कैसे फाइंड आउट करें, बच्चे पूछते हैं कि सर Z कैसे फाइंड आउट करें. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Z को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. तो देखिए अपन क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z है वो होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट. क्या होता है बच्चे, फैराडे कांस्टेंट. और मैंने डिस्कस किया है बहुत सारे और भी वीडियोस में हमारे देखा हुआ है स्टोइकियोमेट्री समय इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे. जब इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर, है ना. अपन कुछ डिस्कस करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा लिख जाए. ठीक है, और जो हम लोग 1 फैराडे लिखते हैं, 1 फैराडे ये क्या होता है, 96500 कूलम. इसे प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये हो जाएगा 96493 कूलम. ठीक है, पर अपन क्या कर देते हैं, उसका एक रैंडम वैल्यू लेते हैं और इसको लिख लेते हैं 96500. राइट, आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा. और भैया तुम नहीं लिख रहे क्या, अरे तुम भी लिखो भाई, तुम भी लिखो. सो रहे हो, अच्छा नहीं जगह हो, मुझे पता है तुम बहुत सिंसियर है, लिखो लिखो. ठीक है बच्चे, नाउ अब इसको कैसे फाइंड आउट करें वो अपन दिखाते हैं. मान लो yeah, come here point guys. Now we are taking some examples like when air moves from Al to Al3 positive plus 3 electrons. So here n factor is what? It is 3. Yes, because it's also known as number of electron exchange. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, n की वैल्यू 3 आ रहा है. अब एक बच्चा पूछ रहा है सर z कैसे फाइंड आउट करेंगे. We know that z is equivalent weight divided by Faraday. Yes, so equivalent weight is atomic weight divided by n factor or number of electron exchange divided by Faraday. Right? So we can write the atomic weight of aluminum is 27 divided by 3 divided by 96500. So we can write 27 3 into 96500. It is 9 divided by 96500. This is the Z or electrochemical equivalent of AlCl thrice or aluminum. ठीक है ना बच्चे. तो किसी का भी पूछे तो बड़ी सिंपल है, अपन इजीली फाइंड आउट कर लेंगे कि किसका n फैक्टर कितना होएगा. अब कोई बच्चा पूछ रहा है कि सर उसका यदि मान लो H2SO4 है तो इसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा. अब इसमें देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो हम निकालते हैं, जैसे AlCl3 में एल्युमिनियम डिपोजिशन होता, यहाँ पे H2SO4 में पूरा इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम पूरे इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगेन इक्विवेलेंट वेट
और डिवाइडेड बाय फैराडे इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक वेट, मतलब इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास, पूरा इस बार मॉलिक्यूलर मास ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 98 डिवाइडेड एन फैक्टर 2 और इनटू फैराडे, तो अपन बोल सकते हैं ना 49 बाय F। हाँ, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर है? चलिए अब जो अपन दूसरी बात करने वाले हैं, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अभी बात करेंगे हम लोग सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बच्चे, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। दूसरी बात करते हैं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। किसकी बात कर रहे हैं बच्चे? फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और देखो क्वेश्चन करना मत भूलना, क्योंकि यदि क्वेश्चन नहीं करोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं रहेगा कि किस लेवल पे तुम आकर के मतलब कहाँ स्टैंड करते हो। और जो मैंने जितने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए उसके बाद क्वेश्चन की औकात नहीं है कि इससे बढ़ करके कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है वो सारी चीजें तुम्हें जरूर उसको कहीं ना कहीं कलेक्टिवली एक कलेक्टिव फॉर्म में तुम उसको कहीं ना कहीं अपने माइंड में रखो। आइए बात करते हैं अपन फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यदि फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं तो फैराडे क्या कहता है कि मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रोड अलग अलग, ये देखो ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, पर ये डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है। लाइक मैंने कहा कि ये जिंक है और तो ये क्या होगा, कॉपर हो, आयरन हो, कुछ भी हो सकता है। ये ZnSO4 है तो पता लगा ये FeSO4 है। और इसको इसने क्या किया, एक कनेक्ट किया सीरीज, इसमें कनेक्ट कर दिया बच्चा सीरीज। तो फैराडे क्या कहता है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, व्हेन टू और मोर, क्या बोला, व्हेन टू और मोर electrodes and electrolytes are connected in series। किसमें? सीरीज में, पैरेलल में नहीं बात कर रहे हैं। अब बच्चा पूछ रहा है, देखो टोपी वाला पूछ रहा है, कह रहे हैं सर पैरेलल में क्यों नहीं? अरे भैया पैरेलल में क्या होगा, करंट इंटायरली सेम नहीं होगा, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग सीरीज में लेते हैं, ताकि सीरीज में क्या होता है, इंटायरली करंट कांस्टेंट होएगा। तो कह रहे हैं व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना, देन द मास डिपोजिशन रेशियो इज इक्वल or proportional to the ratio of electrochemical equivalent और equivalent weight। ठीक है बच्चे, शरारत मत करो बच्चे, गलत बात है। देखो क्लासरूम प्रोग्राम में और भी बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं इस चीज को, ठीक है, तो बहुत सीरियस होकर के देखिए। हाँ, तो अपन क्या बात कर रहे हैं, मेरे पास मान लो एक कंटेनर A है एंड दिस इज कंटेनर B। तो मैं ऐसा करूं, मैं इसके बारे में बात करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मास डिपोजिशन रेशियो ऑफ Zn इज इक्वल टू व्हाट, इट इज Zq, ठीक है। और ये Z किसके लिए है, जिंक के लिए। दिस इज इक्वेशन 1। सेकंड केस में यदि मैं देखता मास ऑफ Fe डिपोजिशन, तो क्या होता है, Z फॉर Fe, ऐसे लिख देते हैं Zn और Fe, और Q, दिस इज इक्वेशन B, Q से Q कैंसिल हो गया, है ना बच्चे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, और मास मान लो m1 m2 लिखो, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू z1 अपॉन z2। और z कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने बोला था इक्विवेलेंट वेट E1 अपॉन फैराडे अपॉन E2 अपॉन फैराडे। बच्चे फैराडे को कैंसिल कर सकते हैं अपन, बोलो, ठीक है। तो क्या होगा, इट इज m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, ठीक है बच्चे। तो सीधा है कि इसमें अपन क्या चाहेंगे कि मान लो और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स होता, मुझे एक का मास पता हो जाए तो दूसरे की भी मास हम लोग इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, एक दूसरे से कोरिलेट। हाँ, और पढ़ोगे कहीं पे पर सीखोगे यहीं पे, और केमिस्ट्री वाला ही सिर्फ और सिर्फ आपको इजीली सिंप्लीफाइड फॉर्म में किसी चीज को एक्सप्लेन करेगा, राइट। आई होप सो आपने लिख लिया होगा, लिख चुके हैं, गुड। चलिए अब देखिए, ये तो अपन फैराडे की बात कर रहे हैं।
है ना बच्चे। अब हम लोग जो बात करेंगे ये तो न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन है, ये न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म। किसकी बात करेंगे? ये पार्ट बहुत ध्यान से सुनना है, ये बातें बहुत ध्यान से सीखने की चीज है। मैंने बोला कि ये सारी चीजें ये इजीली एक्सप्लेन नहीं होगा, और इसमें से बहुत ही क्वेश्चन पक्का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं आईआईटी में, ठीक है ना बच्चे। और मेडिकल में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए सिंपल फॉर्म है, पर इसको जरूर सीखना है, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं ना तब तक नहीं, क्योंकि सीखोगे कहीं पे, पढ़ोगे कहीं पे, पर सीखोगे यहीं पे, ठीक है। तो सीखना पड़ेगा आपको, है ना। आइए अब हम क्या बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ, किसकी बात करेंगे आज? मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बड़ी ध्यान से सुनिएगा बच्चे, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में दो बातें आपको ध्यान रखनी है। मान लो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो दो चीजें होनी ही होनी है। कौन कौन सी चीजें? एक तो इलेक्ट्रोड्स होगा और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। अब इलेक्ट्रोड्स भी अलग टाइप के होंगे और इलेक्ट्रोलाइट्स भी अलग अलग टाइप के होंगे। मतलब सर इलेक्ट्रोड्स भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो इनर्ट इलेक्ट्रोड और दूसरा एक्टिव इलेक्ट्रोड। अरे समझ में आया नहीं है भाइयों? मैंने कहा भैया या तो इनर्ट इलेक्ट्रोड हो, मतलब इस इलेक्ट्रोड को केमिकल रिएक्शन में कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो सिर्फ पार्टिसिपेट कर चुका है। मतलब सीधा सीधा आपने एक वेसल लिया, एक वेसल में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया और उसमें आपने ये एक इलेक्ट्रोड लिया और इलेक्ट्रोड डाल दिया, और ये भाई साहब प्लैटिनम का है, तो इनको कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। सीधे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, गर्म होंगे, और गर्म होकर के जो भी कंडक्टिविटी होगी या जो भी कुछ होगा अपने लेवल पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ हीट प्रोवाइड करेंगे, और हीट प्रोवाइड करके जो सॉल्यूशन है उसका डिसोसिएशन होगा, है ना। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड मान लीजिए प्लैटिनम ले लिया, पीडी ले लिया, ये सारे क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड। और एक्टिव इलेक्ट्रोड में जैसे आपने सोडियम ले लिया, जैसे Fe ले लिया, जिंक ले लिया, कॉपर ले लिया, ये सब के सब क्या है? एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो टाइप के। देखिए एक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा जो मोल्टेन स्टेट में होगा, मोल्टेन को ये अपन फ्यूज्ड स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा होगा गैसियस, ठीक है। अब एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये सब तो ठीक है, ये दोनों तो समझ में आए, ये दोनों नहीं समझ में आए, ठीक है। देखिए करते हैं बात। मान लो अपन करें मोल्टेन और फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, जैसे आपने NaCl ले लिया। अब मैं बोलूं ये मोल्टेन है, मतलब ये जब टूटेगा तो सिर्फ और सिर्फ NaCl देगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा, मतलब दूसरे और कोई भी आयंस नहीं होंगे। So how do you differentiate it's a molten or we can say it's a aqueous? So there are two words. Number one, in the case of molten state, molten का केस होता है जिसमें क्या होगा, dissociation of electrolytes gives only ions of itself only. मतलब means we can say like MgCl2. MgCl2 is the electrolyte and it gives Mg2 positive and Cl negative, nothing else. मतलब दूसरा कुछ भी नहीं। जैसे अपने स्टडी में क्या कहते हैं, ओनली स्टडी नथिंग एल्स, ठीक है ना, सिर्फ पढ़ाई, दूसरी कोई भी बात है। अब बात करें यदि अपन इसी तरह बात करें MgCl2 की, है ना बच्चे, तो इसको क्या लिखेंगे, Mg2 पॉजिटिव और +2Cl नेगेटिव। मतलब क्या देख रहे हो, इट्स अ फ्यूज्ड स्टेट और इट इज आल्सो नोन एज मोल्टेन स्टेट। क्यों? MgCl2 है तो सिर्फ Mg के ही लोग दिख रहे हैं, NaCl है तो सिर्फ NaCl के ही लोग दिख रहे हैं। लेकिन यहीं पे मैं एक्वस केस ले लूं, क्या कौन सा केस ले लूं बच्चे? एक्वस केस ले लूं, ठीक है। अब एक्वस केस में मान लीजिए मैंने लिखता NaCl एक्वस, और आप लोगों को पता है NaCl एक्वस को क्या बोलते हैं? गुड बोल बेटा, हाँ, इट इज आल्सो नोन एज ब्राइन। क्या बोलते हैं इसको? ब्राइन। जैसे नमक का पानी होता है ना, तो उसको अपन बोलते हैं ब्राइन। अब क्या होगा, मान लो NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो NaCl खुद क्या टूटता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और मैंने बोला इस एक्वस है, इसका मतलब उसमें पानी भी है, तो पानी भी टूट रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है। तो देख रहे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब बोलो दोनों में फर्क समझ में आया? क्या है, NaCl है तो सिर्फ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। लेकिन यहाँ जो एक्वस है इसमें दो अलग अलग आयंस दिख रहे हैं। देख रहे, पॉजिटिव आयन देखा तो मैंने 2 बार देखा, नेगेटिव आयंस देखे तो मैंने 2 देखे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव भी एक देखा, नेगेटिव भी एक देखा, पॉजिटिव भी एक देखा, नेगेटिव भी एक देखा, है ना। तो एक्वस के केस में क्या होगा, पानी भी इंक्लूड होता रहेगा, वाटर भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। राइट डाउन बच्चे, ठीक है। होप्स आप लोगों ने लिख लिया होगा। हाँ जी, ठीक है बच्चे, हाँ गुड, समझ पा रहा हूँ
अच्छा ले लिया, ठीक है बच्चे। हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ अब जो बात करेंगे थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे और एग्जांपल के साथ आप वो इन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या होगा, ये जो है वो कुछ थियरी को ओबे करेगा, ठीक है। इसे हम लोग एक को बोलेंगे प्रेफरेंशियल थियरी। हाँ वो डिस्कस करेंगे कब प्रेफरेंशियल थियरी ओबे करते हैं, कब नॉर्मल स्टडी करते हैं, इसके बारे में देखिए। अब थोड़ा सा इस बात को गौर करिएगा, सिंसियरली देखिए बच्चे। हाँ 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 देखिए बंसराज आप भी देखिए, ठीक है। अब इसको देखें तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपने ये इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, क्या लिया आपने, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपने NaCl लिया और मोल्टेन लिया, मतलब अभी पानी इसमें नहीं है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिया और यहाँ भी इलेक्ट्रोड लिया, समझने की कोशिश करिएगा, है ना बच्चे। दोनों इलेक्ट्रोड लिया और इलेक्ट्रोड लिया किस, कौन सा, प्लैटिनम। तो देखिए अपन वर्ड के टर्म में क्या बात कर रहे हैं, यदि आपने प्लैटिनम लिया तो ये कैसा रहा होगा, इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड। साथ के साथ आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया और इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया, मोल्टेन और फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट। अब आपने क्या किया, इसको कनेक्ट किया एक बिजली की वायर से, किससे भाई, वायर से। अब वायर से जब आपने कनेक्ट किया और इसको मैंने कहा कि ये है एनोड और ये क्या है, कैथोड। अब एनोड पॉजिटिवली चार्ज है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज। यहां तक क्लियर है सबका। देखिए सारा फंडा क्लियर होनी चाहिए, यदि क्लियर होएगा तभी आप कर सकते हैं आगे, ठीक है ना। अब आपको पता है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो गया, क्यों, आपने करंट लगाया और करंट लगाते ही इसने क्या किया होगा, जब ये करंट फ्लो करना शुरू करेगा ये हीट अप होना शुरू हो जाएगा और हीट होने के साथ साथ ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, हीट कैरी करना शुरू कर देगा। और जो इलेक्ट्रोलाइट है NaCl है, NaCl का Na पॉजिटिव और Cl का बॉन्ड डिसोसिएट होना शुरू कर देगा। अब देखिए टेक्निकली क्या हो रहा है, टेक्निकली होगा क्या, जो NaCl है NaCl टूटना शुरू कर देगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के फॉर्म में। अब मेरे पास दो चीजें हैं बच्चे, यहीं पे दो चीजें हैं, यही सीखना है आपको। ये देखिए ये है मेरा एनोड और ये क्या है, कैथोड। अब ये है नेगेटिवली चार्ज और ये है पॉजिटिव चार्ज। अब बोलो भाई कि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे कौन आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको पता है ये भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। अरे भैया सेम चार्ज रिपेल करता है, देख रहा हूँ बेटा। आइए तो क्या है, अब क्या होएगा, इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो एनोड पे कौन आ रहा होगा, Cl नेगेटिव, है ना बच्चे, और कैथोड पे कौन जा रहा होगा, Na पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे एक रूल होता है, यहाँ पे दिस इज स्टेप 1, इसको बोलते हैं स्टेप 1, इसका भी ये स्टेप 1, ठीक है ना। अब स्टेप 1 में हुआ क्या, दोनों के दोनों जिसको जहां जाना है, पॉजिटिव के पास नेगेटिव को आना है और नेगेटिव के पास पॉजिटिव, मतलब कैथोड के पास Na पॉजिटिव को आना है और एनोड के पास Cl नेगेटिव। ये स्टेप 1 का। अब स्टेप 1 के बाद ये करते क्या है, अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं स्टेप 2 में। अब बच्चे इसको, अब ये स्टेप 2 में अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे। स्टेबलाइज कोई कब कैसे हो सकता है, जब वो अपने आइसोलेटेड स्टेट में आ जाए, और आइसोलेटेड स्टेट में तब आ सकते हैं, आइसोलेटेड स्टेट में तब आते हैं जब वो अपने आप को ज्यादा स्टेबल समझे, है ना। क्योंकि आपको पता है जितने भी एटॉमिक फॉर्म होते हैं, हाँ, जितने भी गैसेस फॉर्म होते हैं, ये सब के सब आइसोलेटेड फॉर्म है, तो स्टेबल फॉर्म है। अब क्या करेगा Cl अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ये Cl को यदि मैं ऐसा लिख दूं 2Cl नेगेटिव और ये Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये गैसेस स्टेट आ गया, देखिए स्टेबल हो गया क्योंकि Cl2 हो गया। और Na कहाँ चला गया होगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन लिया और Na सॉलिड हो गया। अब नहीं समझ में आया क्या गौतम, नहीं है समझ में तुम्हें? हाँ गौरव, अच्छा क्लियर है, गुड। तो गौतम को समझाओ। हाँ हाँ, अरे अपने पड़ोसन को नहीं बोला भाई, बोला उसको समझाने के लिए। आइए एक बार रिपीट करते हैं तुम्हें। हाँ देख बच्चे क्या करा मैंने, ये एनोड है पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है। मैं फर्स्ट केस दिखाया, मुझे पता है ये थोड़ा तुम लोगों को समझने में दिक्कत आई होगी। देखो सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। गौरव को समझ में नहीं आया बेटा, समझाओ उसको, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या करा, मैंने कहा ये जो Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव यहाँ आया होगा, Cl नेगेटिव कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो Cl नेगेटिव
अब क्या करेगा, Cl नेगेटिव अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए जाएगा, तो Cl नेगेटिव अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए किस में जा सकता है, Cl2 में जा सकता है। मैं ऐसा बोल दूं क्या, ये लो हाफ Cl2 में चला गया, तो Cl आ गया दोनों के दोनों। अब इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बैलेंस किया है बस। अब क्या हुआ, उसी टाइम पे Na पॉजिटिव जो है इसके इलेक्ट्रॉन को लिया और तुरंत अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए सॉलिड में चला गया और ये गैस में चला गया। अब मैं कह रहा हूं क्वेश्चन यहाँ क्या पूछता, क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि भाई ये बता दो एनोड पे क्या हुआ, तो एनोड पे क्या होगा, Cl2 गैस इवॉल्व, Cl2 गैस क्या हो गया, इवॉल्व हुआ। और कैथोड पे क्या हुआ, सोडियम Na डिपोजिशन, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि एनोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये तो मोल्टेन केस है, सीधा सीधा पूछेगा, सीधा सीधा अपन फाइंड आउट कर लेंगे। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया, ठीक है। एक और मोल्टेन का एग्जांपल दे देते हैं, लिख चुके हैं, गुड। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, Na, तुम ही लोग बोलो, कोई भी एक एग्जांपल लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। NaOH ले लें, चलो NaOH, और ये भी मोल्टेन ही ले लें, मोल्टेन एट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है बच्चे। अब देखिए NaOH है, तो NaOH कैसे टूटेगा भाइयों, फिर वही Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, बहुत अच्छे। अब देखिए फिर से आप देखो कितना आसान है, अब आप लोग खुल गए होंगे, ठीक है, ज्यादा खुलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये है पॉजिटिव और ये है कैथोड नेगेटिव, है ना। अब देखिए एनोड है, ये नेगेटिव चार्ज वाला आ गया, OH आया, और यहाँ से सोडियम में Na पॉजिटिव आया। OH अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए दो फॉर्म में चला जाता है, किसमें चला जाता है भाई, पानी बनाता है और साथ के साथ ऑक्सीजन बनाता है। अब इसको बैलेंस कर लें, एक है ऑक्सीजन, तो इसको अपन लिख लें, एक ऑक्सीजन को अपन क्या लिख सकते हैं, मान लो एक ऑक्सीजन चाहिए, हाइड्रोजन भी एक चाहिए तुम्हें, तो हाइड्रोजन हाफ हो गया ये, और इसको लिख देते हैं ये हाफ ऑक्सीजन, और इसको भी अपन हाफ कर लें तो कितना हो जाएगा 1/4, है ना। तो इसका मतलब है किस में आया, पानी और ऑक्सीजन में टूट गया OH, और सोडियम इलेक्ट्रॉन को लेते ही क्या चला गया, Na और सॉलिड स्टेट। अब तुम्हें पूछेगा कि बोलो एनोड पे, क्वेश्चन पूछा एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, तो कौन सा हो रहा है, ऑक्सीजन। अब इसमें न्यूमेरिकल भी आएगा, है ना। तो एनोड पे क्या होगा, तो मैं लिखूंगा ऑक्सीजन गैस इवॉल्व, है ना। तो मैं पूछता हूं भैया कैथोड पे क्या होगा, तो बोलेंगे सोडियम मेटल, डिपोजिशन ऑफ सोडियम मेटल, डिपोजिशन ऑफ सोडियम मेटल। क्लियर है यहाँ तक में। और देखो अभी जो भी अपन एग्जांपल ले रहे हैं बच्चे, ये एग्जांपल किस फॉर्म में ले रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल, ये जितने भी एग्जांपल ले रहे हैं, ये सब के सब अभी मोल्टेन स्टेट और इनर्ट इलेक्ट्रोड में ले रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड में ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ एक्वस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक्वस की। इरेज करते बच्चे, क्लियर है यहाँ तक में, गुड, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। हाँ चलिए, तो अपन बात करते हैं अब इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस of NaCl aqueous at platinum electrodes। देखो मैं कुछ अलग कर दिया, अब क्या अलग कर दिया हूं, अभी तक मैं पढ़ाता था मोल्टेन, अब क्या कर दिया मैंने, एक्वस। तो अब बातें तो बदलेंगी, अब यहीं पे कुछ बात करेंगे, थोड़ा सा ये समझने की बात करिएगा, क्योंकि ये समझने में ना बच्चों को दिक्कत होता है, तो अपन थोड़ा टेक्निकली इस बात को समझाएंगे, हाँ, और टेक्निकली आप इजीली समझ जाएंगे इस बात को। हाँ आइए, तो क्या कर रहे हैं बात, NaCl की बात कर रहे हैं,
अब बच्चे NaCl होता है तो NaCl कैसे टूटता है? अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भैया। और आपको पता है एक्वस है तो भैया पानी भी तो टूटेगा, पानी टूटेगा OH नेगेटिव, है ना। चलिए अब बात करते हैं एनोड पे और बात करते हैं भैया, इसको बढ़िया से समझना बच्चे, है ना, ठीक है। इसको दोबारा रिपीट नहीं करना पड़े मुझे, ठीक। और मुझे पता है आप लोग आई होप सो एक ही बार में समझ जाएंगे। देखिए एनोड और कैथोड है। अब देखिए ये पॉजिटिव है तो दो नेगेटिव चार्ज दौड़ेंगे इसके तरफ, तो कौन कौन दौड़ा होगा? Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, दो दौड़ा होगा ना भाई। मान लो कोई भूखा शेर है और मैं मीट फेंक दूं तो शेर भागेगा मीट भागेगा? तुम लोगों के लिए मीट भाग रहा है, हाँ, रियल में शेर भागेगा, है ना। तो ठीक इसी तरह क्या है कि जो Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव है ये भाग करके आएगा किसके तरफ? एनोड की तरफ। और यहाँ पे इसकी तरफ जो आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है वहां कौन से आएगा? Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, ये दोनों दौड़ के आएंगे इधर। अब देखिए बच्चे होगा क्या यहाँ पे अपन एक अब लड़ाई होगी एक, ठीक है ना। अब क्या होगा? लड़ाई, डोमिनेंसी की लड़ाई, कौन ज्यादा तेज है, ठीक है। जो ज्यादा तेज होगा वो तुरंत जाने की कोशिश करेगा, डिपॉजिट होने की कोशिश करेगा। अब क्या होएगा? Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। तो अपन रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो हमेशा पहले डिपॉजिट होता है, समझे। अब एक बच्चा पीछे से पूछ रहा है कि सर मेरे को क्या पता कि इसका कम है या इसका कम है। आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा SO4 2 नेगेटिव इज ग्रेटर देन NO3 नेगेटिव इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव देन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना बच्चा, ये होता है। अब इस केस में क्या है? देखिए यदि अपन देखें तो OH का ज्यादा है और Cl का कम है, ठीक है। और इस केस में देखेंगे तो हाइड्रोजन का 0 होता है और मेटल का नेगेटिव होता है। क्या होता है? इसका जितने मेटल है उन सब का नेगेटिव होता है और इसका क्या होता है? 0 होता है। अब प्रेफरेंशियली अपन देखें इस चीज को तो क्या होएगा? Cl नेगेटिव और OH के केस में क्या चला जाएगा? Cl, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है तो ये पहले दौड़ करके चला जाएगा, ठीक है। और ये दौड़ के जाते ही Cl नेगेटिव अपने आप को किस में टर्न कर देगा? Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इन दोनों में कौन पहले पे हो जाएगा? H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव पहुंचा और इलेक्ट्रॉन लिया और अपने आप को हाफ H2 में टर्न कर दिया, है ना बच्चे। अब देखिए यहाँ पे ये गैस हो गया और यहाँ पे भी ये गैस हो गया। तो नंबर एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्छा ये बता दो एनोड पे क्या हुआ, कैथोड पे क्या हुआ। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, अब अपन तो देख रहे हैं एनोड पे क्या है? Cl2 और कैथोड पे है हाइड्रोजन गैस। एक दूसरा क्वेश्चन और भी बनता है, कह रहा है कि अब बता दो इस सॉल्यूशन में अभी भी क्या बचा हुआ होगा। अरे भैया इस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है आपको और दूसरा क्या दिख रहा है यहाँ पे? Na पॉजिटिव। तो मैं बोल सकता हूँ इन सॉल्यूशन क्या होगा? OH नेगेटिव और प्लस Na पॉजिटिव, सो इट गिव्स NaOH। तो मैं बोल सकता हूँ, तो एक बच्चा बोल रहा है कि सर आपने लिया था NaCl और बन गया NaOH। यस, सो दिस इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ NaOH। इसे हम लोग कास्टलर कैरनर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इस मेथड से हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं। तो अब मैं पूछा कि कैथोड पे क्या हुआ, एनोड पे क्या हुआ, तो अपन बोलेंगे एनोड पे क्या हुआ होगा? Cl2 गैस इवॉल्व्ड, क्लियर है। और मैं पूछता कैथोड पे क्या हुआ, तो अपन बोलेंगे H2 गैस इवॉल्व्ड, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जिसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जैसे H2SO4 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक दो चीज आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए जैसे एक बच्चा पूछ रहा है, उसकी क्वेरी है कि सर यदि आपने बताया कि Cl जो है वो Cl2 में जाकर के अपने आप को स्टेबल समझता है, OH नेगेटिव है वाटर में जाकर के और प्लस ऑक्सीजन में जाकर के, तो मेरे को ये सारी बातें याद रखनी होगी। कुछ बातें तो याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना, कि कौन कहाँ पे स्टेबल होता है। जैसे SO4 2 नेगेटिव है, वो क्या होता है? H2OH 2 नेगेटिव में स्टेबल होता है। तो आपको पता रखना होगा, ये अपन क्वेश्चंस करेंगे ना थोड़े से, हाँ, और थोड़े से बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि कौन कहाँ पे जाकर के स्टेबल होता है। तो जिस फॉर्म में जाकर के स्टेबल हो जाए उसी फॉर्म को हम लोग कैरी करते हैं, ठीक है बच्चे। देखते रहिए केमिस्ट्री वाला, कीप वॉचिंग एंड बी स्मार्ट प्लीज, ठीक है।